मॉडर्न हिस्ट्री में जिन देशों ने दुनिया पर सबसे ज्यादा असर डाला उनमें जर्मनी का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। कम्युनिज्म का सिद्धांत देने वाले कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स जर्मनी से ही थे। पहला विश्व युद्ध जर्मनी की वजह से शुरू हुआ। एक तरह से देखें तो कुख्यात तानाशाह एडोल्फ हिटलर जर्मनी का ही था। उसी ने दूसरा विश्व युद्ध करवाया। जिस बर्लिन वॉल के चलते सोवियत संघ का व्यापक पतन दिखने लगा, शुरू हुआ भी कह सकते हैं, वो भी जर्मनी में ही है। और जिस शख्स ने अभी पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी एक जर्मन कनेक्शन है। उनके दादा फ्रेडरिक ट्रंप जर्मनी में पैदा हुए थे और वो 1885 में, सुनिएगा, प्रवासी मजदूर बनकर यूएस आए थे। जर्मनी आज के दिन भी कम प्रासंगिक नहीं है। 23 फरवरी को वहां आम चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो सितंबर 2025 में ये चुनाव होते, लेकिन बीच में सरकार गिर गई तो अब पहले ही कराने पड़ रहे हैं। ये पिछले कई दशकों में जर्मनी का सबसे अहम चुनाव हो सकता है। सिर्फ जर्मनी का ही नहीं बल्कि यूरोप और बाकी दुनिया के लिए भी। अंदाजा इस बात से आप लगा लीजिए कि इस चुनाव में ट्रंप के लंगोटिया दोस्त और कुछ लोग कहते हैं रिमोट कंट्रोल अमेरिकी व्यापारी एलन मस्क तक ने प्रचार किया है। जर्मनी का चुनाव इतना हॉट कैसे बन गया, इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर क्यों है और रूस यूक्रेन वॉर पर इसका क्या असर पड़ सकता है, आज के एपिसोड में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये खबरगांव है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। आज हमें जर्मनी चलना है। जर्मनी वेस्ट यूरोप में बसा हुआ है। ठीक ठाक जमीन है, 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है। आप यूपी और बिहार को मिला लेंगे तो जर्मनी के बराबर हो जाएगा। इसकी नॉर्थ की कुछ सीमा बाल्टिक सी और नॉर्थ सी से मिलती है, बाकी दिशाओं में जमीन है। जमीनी सीमा 9 देशों से इसकी मिलती है। एक एक कर आपको बताते हैं। उत्तर में डेनमार्क है। डेनमार्क के पास दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप हड़पने की धमकी दे रहे हैं। दक्षिण में स्विट्जरलैंड पड़ता है। जर्मनी में पूरब में चेक रिपब्लिक है। ये चेकोस्लोवाकिया से अलग होकर नया देश बना। 1980 के दशक तक वहां कम्युनिस्ट शासन ही चलता था। पूरब में एक और देश है पोलैंड, जिसका ईस्टर्न बॉर्डर यूक्रेन और बेलारूस से लगा हुआ है। अगर यूक्रेन वॉर रूस के पक्ष में चली जाती है तो सबसे ज्यादा चिंता पोलैंड की ही बढ़ेगी। जर्मनी के साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रिया है। एडोल्फ हिटलर इसी मुल्क में पैदा हुआ था। जर्मनी का चांसलर बनने के बाद उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया पर ही कब्जा किया था। जर्मनी के पश्चिम में फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम है। ये चारों देश नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। अब एक दिलचस्प बात आप देखिए, स्विट्जरलैंड को छोड़ देंगे तो जर्मनी के सारे पड़ोसी नेटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। जर्मनी भी दोनों गुटों का हिस्सा है। नेटो से साझा सुरक्षा मिलती है, जबकि ईयू में आर्थिक और सामाजिक साझेदारी का वादा मिलता है। अब एक नजर आप डालिए इतिहास पर। 1871 तक जर्मनी अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था। 1871 में ओटो वन बिस्मार्क ने उनका एकीकरण किया। चुनी हुई संसद वहां बनी, मगर राजा का पद भी रखा गया। उन्हें पर्याप्त शक्तियां दी गईं। फिर 1914 आता है। सारायेवो शहर में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के आर्कड्यूक फ्रैंक फर्डिनेंड की हत्या हुई। इसका इल्जाम सर्बिया पर लगा। ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया। जर्मनी ने ऑस्ट्रो हंगरी के समर्थन में फौज उतारी और इसके बाद जंग फैलती ही गई और ये पहला वर्ल्ड वॉर था। ग्रेट वॉर कहा गया। जब दूसरी लड़ाई हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाने लगा। इसका खामियाजा दुनिया आज तक भुगत रही है। सबसे बड़ा उदाहरण तो इजराइल फिलिस्तीन का विवाद ही है। इस विवाद का पहला चैप्टर यहीं से शुरू हुआ। खैर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी वाले पक्ष की तो हार हुई थी। फिर वर्साई की संधि हुई पेरिस में। इसमें जंग के औपचारिक अंत की शर्तें तय हुई। हारने वालों में दूसरे देश भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जर्मनी को हुआ। विजेता देश उसके कई इलाकों को छीन लेते हैं। जर्मनी की विदेशी कॉलोनीज का बंटवारा कर लेते हैं। अफ्रीका में सैनिकों की संख्या पर कैप लगा देते हैं और जर्मन मिलिट्री को कमजोर किया जाता है। इसके अलावा जर्मनी के प्राकृतिक संसाधनों को भी लूट लिया जाता है। वर्साई संधि का हवाला यूक्रेन पीस डील में भी दिया जा रहा है, जिसमें अमेरिका और रूस यूक्रेन पर अपने इलाकों को छोड़ने और रेयर अर्थ मिनरल्स का कंट्रोल देने का दबाव डाल रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। छोटी सी चिप से लेकर के फाइटर जेट तक बनाने के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ती है। बहरहाल, वर्साई की संधि के चलते जर्मनी की हालत खस्ता होने लगी और इसके चलते लोगों में रोष पैदा हुआ। इसका फायदा एडोल्फ हिटलर ने उठाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की तरफ से वो लड़ा।
जंग के बाद उसने लोगों को एकजुट किया और इसके लिए उसने प्रोपेगेंडा का भरपूर सहारा लिया। दुनिया में आज जो देख रहे हैं इनका चालू किया हुआ है। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और अंततः वर्साई की संधि को भी उसने दरकिनार किया। उसने अपनी फौज को लड़ने के लिए तैयार किया और फिर सितंबर 1939 में उसने पोलैंड में फौज उतार दी, जहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इसमें जर्मनी फिर हारा। 1945 में मित्र सेनाओं ने राजधानी बर्लिन पर कब्जा किया और तब तक हिटलर अपनी जान ले चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद विजेता देशों ने जर्मनी को आपस में बांटा। वेस्ट जर्मनी मिला अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को, और ईस्ट जर्मनी वाला हिस्सा मिला सोवियत संघ को। 1949 में जो 3 वेस्टर्न पावर्स थे उन्होंने अपने अपने इलाकों को मिलाया और वो देश कहलाया फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। सोवियत संघ के हिस्से में ईस्ट जर्मनी था, इसका नाम पड़ा जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये वॉर्सो पैक्ट का हिस्सा बना। वॉर्सो पैक्ट आप जानते हैं कि नेटो के जवाब में बना एक मिलिट्री पैक्ट था, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। उधर राजधानी बर्लिन के भी 2 हिस्से किए गए। 4 थे तो 3 एक के पास चले गए और एक के पास रहा, तो 2 हिस्से बने, ईस्ट और वेस्ट। कोल्ड वॉर में ये ईस्ट और वेस्ट के बीच विवाद का सबसे विजिबल सिंबल बना और फिर 1961 में ईस्ट जर्मनी की सरकार ने शहर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी। एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने पर पाबंदी लग गई। ये पाबंदी 1989 तक बरकरार रही। नवंबर 1989 में एक अनाउंसमेंट में गफलत की वजह से लोगों ने बर्लिन वॉल को ढहा दिया और इसी दौर में सोवियत संघ के नियंत्रण वाले देशों में जो आंदोलन चल रहे थे, वो जो आज़ादी की मांग कर रहे थे, बर्लिन वॉल का पतन उनकी मांग का प्रतीक बन गया और आखिरकार 1991 में सोवियत संघ का ही विघटन हो गया। उसके अधीन रहे देशों ने एक एक कर आज़ादी की घोषणा कर दी। उससे पहले 1990 में ही वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी ने एक होने का फैसला कर लिया था। अक्टूबर 1990 में 2+4 अग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। इस एग्रीमेंट का नामकरण इसमें शामिल होने वाली 6 पार्टीज के नाम पर हुआ था। 6 पार्टीज कौन कौन सी? ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। अग्रीमेंट के तहत जर्मनी को संप्रभुता मिली। वेस्ट जर्मनी वाली नेटो मेंबरशिप पूरे देश को मिल गई, लेकिन एक शर्त थी कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता था ये नया मुल्क, अब जो जर्मनी जिसे कहते हैं। इसके अलावा सोवियत संघ ने अपनी सेना को निकालने का वादा किया। 1994 में यह वादा पूरा भी किया, लेकिन अमेरिका पर ऐसी बाध्यता नहीं लगाई गई। आज भी आप सोचिए 1945 के बाद से कितना वक्त बीत गया, आज भी अमेरिका के 35,000 सैनिक जर्मनी में हैं। यूरोप में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा ठिकाना जर्मनी के ही राइनलैंड में स्थित रैमस्टीन एयरबेस है, जहां से अमेरिकी वायुसेना यूरोप और अफ्रीका में अपने एसेट्स को कमांड करती है। ये हो गया इतिहास। अब पॉलिटिकल सिस्टम को आप समझिए। जर्मनी में पार्लियामेंट्री रिपब्लिक वाली व्यवस्था है। हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होते हैं वहां के, लेकिन उनके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, जैसा हिंदुस्तान में भी है। असली पावर चांसलर के पास होती है। सरकार और कैबिनेट के मुखिया होते हैं वो। सरकार की दशा दिशा तय करने की जिम्मेदारी उनके पास रहती है। उन्हें शक्ति मिलती है संसद के निचले सदन बुंडस्टाग से। जिस भी पार्टी या गठबंधन को निचले सदन में बहुमत हो, उसका नेता ही चांसलर बनता है। मौजूदा समय में कुर्सी ओलाफ शोल्ज के पास है। वो दिसंबर 2021 से कुर्सी पर हैं। उनकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD ने 2021 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन वो बहुमत से दूर रहे। फिर उन्होंने ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी FDP के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन ये साथ भी दूर तक नहीं चला। कई मुद्दों पर असहमतियां थी। उन्होंने आपस में बात तक करना बंद कर दिया। नवंबर 2024 में विवाद बहुत गहरा गया जब शोल्ज ने वित्त मंत्री क्रिस्टियन लिंडनर को बर्खास्त कर दिया। लिंडनर FDP के नेता हैं और उनके समर्थन के बिना सरकार अल्पमत में आ गई। फिर दिसंबर में शोल्ज ने संसद में विश्वास प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वो बहुमत नहीं साबित कर पाए। आखिरकार सरकार गिरी और इसके साथ ही स्नैप इलेक्शन का रास्ता साफ हुआ। नए चुनाव के लिए 23 फरवरी की तारीख तय हुई। आज 21 है, यानी इसी रविवार को वोटिंग हो जाएगी। कैसे होता है जर्मनी में चुनाव, ये समझिए। जर्मनी की आबादी लगभग 8 करोड़ 30 लाख है। 18 से ज़्यादा की उम्र के लोगों के पास वोट डालने का अधिकार है। विदेश में जो जर्मन नागरिक रहते हैं वो डाक से वोट डाल सकते हैं, पोस्ट। टोटल वोटर्स 6 करोड़ से कुछ ज़्यादा हैं। 23 फरवरी को बुंडस्टाग यानी संसद के निचले सदन के 598 सदस्यों को ये लोग चुनेंगे। ये संख्या वैसे 630 तक भी जा सकती है। जब ये वोट डालने जाएंगे लोग, उनके सामने 2 बैलेट पेपर्स होंगे। पहले बैलेट पेपर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडर का नाम होगा। जर्मनी में 299 इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे भारत में लोकसभा क्षेत्र होते हैं। पहले बैलेट में लोग अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए सांसद चुनेंगे। वो भी आमतौर पर किसी न किसी पार्टी के मेंबर्स ही होते हैं।
जर्मन इलेक्शन में दूसरे बैलेट पेपर्स पर पार्टीज का नाम होता है। पार्टीज को जितने वोट मिलते हैं उसी अनुपात में बाकी बची 298 सीटों का बंटवारा होता है। पार्टियों को चुनाव से पहले ही एक लिस्ट देनी होती है कि अगर हमारे पास में परसेंटेज आता है सीट्स का तो हम किस किस को भेजेंगे। अगर किसी पार्टी को दूसरे बैलेट पर कम से कम 5% वोट भी नहीं मिलते तो उन्हें एक भी सीट अलॉट नहीं की जाती है। कुछ अपवाद आते हैं, जैसे अगर किसी पार्टी के कम से कम 3 कैंडिडेट्स इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट में जीत जाएं तो उनके दूसरे वाले बैलेट में जब 5 से कम % भी वोट होंगे तो उनको पार्लियामेंट में एंट्री मिलती है। जिस पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है, यानी 50% से कुछ भी ज़्यादा, वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। उसी पार्टी का लीडर चांसलर होता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कोई भी पार्टी अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाई है, किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना ही पड़ता है। ये भी कहा जाता है कि जर्मन सिस्टम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया उसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया था कि गठबंधन आए, क्योंकि हिटलर वाला एक्सपीरियंस था। कौन कौन सी पार्टियां इस बार मैदान में हैं, अब इन पर आते हैं। कुछ बड़े नाम बता रहे हैं। पहली है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SPD। इसके नेता ओलाफ शोल्स हैं। शोल्स पिछले 3 वर्षों से सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी प्री इलेक्शन पोल्स में तीसरे नंबर पर है। दूसरी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेट, CDU हैं। एंजेला मर्केल इसी पार्टी की नेता थी। उन्होंने 16 वर्षों तक सरकार चलाई भी है। जर्मनी में उनसे ज्यादा वक्त तक आज तक कोई चांसलर नहीं रहा। अभी CDU की कमान फ्रेडरिक मर्ज के पास है। पोल्स में सबसे आगे चल रहे हैं। उनकी पार्टी सरकार बनाने की सबसे बड़ी दावेदार है। मर्ज ने अवैध प्रवास को रोकने का वादा किया है और उन्होंने अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए मुहिम चलाने की बात भी कही है। आप याद कीजिए, हम ट्रंप और एलन मस्क वाले इफेक्ट की बात कर रहे थे। इलेक्शन प्रॉमिस जो इस तरह के होते हैं ट्रेंड में है। अमेरिका में ट्रंप की जीत में इसने बड़ी भूमिका भी निभाई। यूरोप में भी खूब चल रहा है। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन जैसे देशों में इसी आधार पर चुनावी नतीजे अब तय हो रहे हैं। जर्मनी में भी ये एक बड़ा मुद्दा है। 2015 में एंजेला मर्केल ने जर्मनी के बॉर्डर्स प्रवासियों के लिए खोले थे। राइट विंग पार्टीज ने तब आलोचना की थी और धीरे धीरे उन्होंने इसे अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया। वहां धारणा फैल रही है कि अवैध प्रवासियों के चलते क्राइम बढ़ रहा है। वो स्थानीय लोगों के संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं। वो इलीगल एलियंस तक कहे जा रहे हैं वहां पे। फ्रेडरिक मर्ज अभी उतने कट्टर नहीं है, लेकिन एक पार्टी है जो इसी बुनियाद पर महल खड़ा करना चाहती है। उन्हें इसमें कामयाबी भी अब मिलती दिख रही है। इस पार्टी का नाम है अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, AFD। इसकी नेता एलिस विडेल है। पार्टी इलेक्शन से पहले जो पोल्स हुए उनमें दूसरे नंबर पर चल रही है। उन्हें 20% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। विडेल के कैंपेन में एलन मस्क तक ने प्रचार किया था। उन्हें जिताने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को भी उन्होंने एक्टिव किया हुआ है। पिछले हफ्ते अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस म्यूनिख में थे। वहां उन्होंने विडेल से अलग से मुलाकात की। कहा जा सकता है कि ट्रंप सरकार की वो पहली पसंद है, लेकिन अकेले दम पर बहुमत हासिल करना उनके लिए भी मुश्किल होने वाला है और दूसरी पार्टियों ने AFD के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया है। AFD के सरकार बनाने के चांसेस कम बताए जा रहे हैं, मगर इस पार्टी के उभार ने बहुतों को चिंता में जरूर डाला है। दूसरी पार्टीज पर यह प्रेशर आया है कि वो अपनी पॉलिटिक्स को मॉड्यूलेट करे। पार्टी प्रवासियों के मास डिपोटेशन की ये बात करती है। AFD क्रिमिनल्स को दूसरे देश भेजने के लिए कहती है। AFD रूस पर भी लगे प्रतिबंध हटाना चाहती है। AFD की तुलना हिटलर की नाजी पार्टी से भी होती है। उनके एक नेता पर हिटलर का स्लोगन पब्लिकली बोलने के लिए फाइन भी लग चुका है। एलिस फॉर डाइचलैंड, यानी जर्मनी के लिए कुछ भी। ये स्लोगन जो है जर्मनी में प्रतिबंधित है, लेकिन AFD ने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने जानबूझकर अपना इलेक्शन स्लोगन उसी तर्ज पर रखा, एलिस फॉर जर्मनी। एलिस विडेल ये भी कहती हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों की हार असल में जर्मनी की हार थी। SPD, CDU और AFD के अलावा ग्रीन्स, लेफ्ट और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी FDP जैसे दल मैदान में है। ये सरकार बनाने के दावेदार तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन गठबंधन में उनकी जरूरत पड़ सकती है। इस चुनाव के बड़े मुद्दे आपको बता दें। नंबर 1, यूक्रेन वॉर। फरवरी 2022 के बाद यूक्रेन को सबसे ज्यादा मदद देने वालों में जर्मनी दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर US। लेकिन ट्रंप ने कुर्सी संभालते ही सपोर्ट खींचने की शुरुआत कर दी है। वो यूक्रेन को भरोसे में लिए बिना रूस से डील करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को तानाशाह कह दिया और कुर्सी छोड़ने की धमकी भी दी थी। साफ है कि अमेरिका अब और सपोर्ट नहीं देना चाहता। US ने यूरोप को भी कहा है कि आप हमारी तरफ मत देखिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ट्रंप यूरोप के देशों पर डिफेंस बजट बढ़ाने का दबाव डाल रहे हैं। वो नेटो छोड़ने की वार्निंग देते रहते हैं। इन दैट केस यूरोप के देशों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और इसका सबसे बड़ा भार जर्मनी पर ही आएगा। बातें ब्रिटेन से भी बहुत हो रही हैं, लेकिन भुगतना जर्मनी को है, क्योंकि जर्मनी यूरोप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और उसकी सीमा पोलैंड से लगती है। यूक्रेन के पतन की स्थिति में रूस का दबदबा पोलैंड बॉर्डर तक होगा।
जर्मनी ऐसा नहीं चाहता। नई सरकार के सामने सिक्योरिटी गारंटी हासिल करने की भी चुनौती होगी। चांसलर बनने के सबसे बड़े दावेदार फ्रेडरिक मर्ज रूस के विरोधी हैं अभी तक तो। जहां शोल्स यूक्रेन के मामले में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते हैं, उनकी सरकार ने यूक्रेन को अच्छा खासा सपोर्ट भी दिया है, लेकिन पोस्ट वॉर यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेजने के प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं। उनकी तुलना में मर्ज यूक्रेन के ज्यादा बड़े सपोर्टर हैं, ज्यादा वोकल। उन्होंने यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार देने की वकालत भी की है। चांसलर बनने के बाद वो मदद बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये काफी हद तक यूएस रशिया डील पर निर्भर करेगा। उस स्थिति में मर्ज को ट्रंप की चुनौती से भी निपटना पड़ सकता है। मर्ज का जीतना यूक्रेन के लिए आदर्श स्थिति होगी, लेकिन अगर एएफडी किसी तरह सरकार में घुस आई तो उन्हें जर्मनी को भूलना भी पड़ सकता है। ट्रंप ज़ेलेंस्की विवाद, यूरोप अमेरिका विवाद और यूक्रेन पीस डील पर हमने राजदूत में कई किस्तों में काम किया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जर्मनी के चुनाव में दूसरा बड़ा मुद्दा है अर्थव्यवस्था का। जर्मनी में एक कानून है कि जितना पैसा टैक्स से आया सरकार उतना ही खर्च कर सकती है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन में ज्यादा खर्च हो गया तब वो 0.35% तक का कर्ज ले सकती है। ओलाफ शोल्स और ग्रीन्स ने इस कानून में सुधार की बात कही है, लेकिन मर्ज और एलिस विडेल की पार्टियां कर्ज की लिमिट बढ़ाने से सहमत नहीं है। एएफडी ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने और यूरो का इस्तेमाल बंद करने तक को कहा है। तीसरा मुद्दा प्रवास का, हम पहले भी बता चुके हैं। ग्रीन पार्टी को छोड़कर बाकी सब ने बॉर्डर पर सख्ती और प्रवासियों को निकालने का वादा किया है, लेकिन एएफडी एक्सट्रीम पर है। उसने जर्मनी की सीमाओं को पूरी तरह से सील करने की बात कही है। उनका ट्रंप सरकार की तरह मास डिपोर्टेशन कैंपेन चलाने का प्लान भी है। इन सब के अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाउसिंग क्राइसिस जैसे विषय भी वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करेंगे। चुनाव से जुड़े बाकी अपडेट्स आपको खबरगांव पर देखने को मिल जाएंगे। आज का राजदूत यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को लिखा है अभिषेक ने और निवेदिता ने इसे रिकॉर्ड किया। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।